हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कल बात की थी इस विषय में कि हम जल्दी ही कोर्स हमारा चालू करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आपको अवेलेबल होगा, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा आपको मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं, है ना। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही डीप कंटेंट आपको मिलेगा। आप इसका बहुत ही ध्यान रखें और रेगुलर क्लास लें दोस्तों। आपसे यही हमारी प्रार्थना है। आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप लेंगे, है ना। और दूसरी बात ये कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे विषय पर। और हमने शुरू करने का बात की थी आपसे कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शुरू करेंगे, है ना। जिसके अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी उपागम हैं उन सभी को पढ़ेंगे, उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको देखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके अंतर्गत जितने भी संगठन हैं, संस्थाएं हैं, उनको भी देखा जाएगा। तो आज शुरू करते हैं हम उपागम के साथ कि भैया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अध्ययन की जो है वो अप्रोच कैसी है, उसको कितने भागों में बांटा गया, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वह विषय के रूप में कब आया, और उसके पढ़ने की कितने तरीके हैं, इसके कितने मॉडल्स हैं, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। वहां से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके उपागम की। ठीक है दोस्तों, किसकी बात करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके उपागम। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके उपागम, है ना, इस पर हम चर्चा करेंगे। मतलब उसके अप्रोच क्या है ना। बहुत ही डीप में जाएंगे हम, पर पहले सिनॉप्सिस बना के हम थोड़ा थोड़ा जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं उसके बाद। ठीक है, एक मिनट, है ना। ठीक है दोस्तों, करते हैं चर्चा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और उसके उपागम, इनके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक, अब इसके बारे में जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखना होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है ना। अब बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति विषय है ना, ये क्या किसी से जुड़ा हुआ विषय था या स्वतंत्र रूप से विषय था, है ना। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे प्राचीन भारत में भी हम जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, है ना, या विभिन्न मौर्य काल को देखते हैं, सातवाहनों को देखते हैं, चोल चेर पांड्य आदि राजवंशों को हम देखते हैं, या इसके अलावा हम अगर उसके बाद जाएं तो गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन की नीति, और भी हम बाकी राज्यों को देखते हैं, है ना। मौर्य काल में खासकर हमारे संबंध जो है बाकी देशों से रहे, सेल्यूकस निकेटर से रहे, वहाँ के शासक से रहे, है ना। और पता ही आपको कि जो सिकंदर महान था उसने भी हमारे यहाँ आक्रमण किए। तो कुल मिलाकर हम ऐसे विभिन्न प्रकार के जो है संदर्भ देखते हैं। लेकिन हमें व्यवस्थित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में या राजनीति के बारे में या उनसे कैसे संबंध रखने चाहिए, इसकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बता रखी है। उसमें भैया 12 मंडल सिद्धांत दिए हैं, षडगुण नीति बता रखी है ना। और जो उसका अधिकरण है 10वां, उसमें युद्ध नीति के बारे में बात की गई है 10वें अधिकरण में कि युद्ध नीति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, और अलग अलग जो है राजा को बताए रखे निर्देश कि किस तरीके से उनको अपने अलग अपने राज्य के दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। ठीक है, ये बता रखा है, उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं तो वह एक जो राज्य था उसके राजा और उसके जो संविधान थे उसी में ये बातें वर्णित थी। मतलब यह है कहने का कि प्राचीन काल में और मध्यकाल में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक स्वतंत्र विषय के रूप में नहीं था। हम इसको राज्य और उसकी शक्ति के रूप में ही देखते थे, केवल एक सामान्य संबंधों के रूप में देखा जाता था। परंतु वर्तमान समय में और जब से 20वीं सदी शुरू हुई तब से
इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में जाना जाने लगा, है ना। तो ये पूछ सकते हैं भैया कब से इसकी शुरुआत हुई, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और उसके उपागम जो है स्वतंत्र विषय के रूप में हमने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, है ना। और विश्वविद्यालयों में इसके कोर्स चालू हुए, इसके अलग से विभाग की स्थापना की गई, विश्वविद्यालय में अलग से इसका डिपार्टमेंट बनाया गया, है ना, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नाम से। तो वो कहां से शुरुआत हुई, उसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां से आप देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति और उसके उपागम, ठीक है। तो इसकी पहले बात करते हैं दोस्तों कि इसके जो स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी शुरुआत कब से हुई, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वतंत्र रूप से, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से एक अलग विषय के रूप में, है ना, स्वतंत्र रूप से प्रथम बार शुरुआत, एक मिनट, प्रथम बार शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध, कब से कब तक था प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक था दोस्तों, तो 1914 से 1918 तक चला, के बाद हुई, के बाद हुई, तो इसके बाद हुई, है ना। फर्स्ट जो वर्ल्ड वार था उसके बाद ही इसके बारे में विषय के रूप में खासकर कि कॉलेजों में पढ़ाया जाने लगा, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। तो पहला विश्वविद्यालय ऐसा कौन सा था जहां पर इसको स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया गया और एक स्वतंत्र जो है वहां पर इसका विभाग बनाया गया, डिपार्टमेंट बनाया गया, ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है, ठीक है। तो बात करते हैं विषय के रूप में प्रारंभ किस विश्वविद्यालय में हुआ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, विषय के रूप में प्रारंभ कहां पर हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अभी एक मध्य प्रदेश का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया। वहां पर यह पूछा गया भैया कि लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय के रूप में पहली बार 1919 में किस विश्वविद्यालय में शुरू किया गया, ऐसा पूछा गया था एग्जाम में, है ना। और नाम दे दिया गया भैया कि वेल्स विश्वविद्यालय, प्रिस्टन विश्वविद्यालय, ऐसे 3-4 ऑप्शन दे दिए गए। तो उसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो विषय के रूप में प्रारंभ कहां पर हुआ, तो एक विश्वविद्यालय कहां पर, वो है दोस्तों यूएसए में, अमेरिका में, है ना। उसका नाम क्या है, उसका नाम है वेल्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है दोस्तों, वेल्स विश्वविद्यालय नाम है उसका। और कब हुई थी इसकी शुरुआत, ये कहां पर है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना, वहां पर है अमेरिका में। कब हुई थी इसकी शुरुआत, तो इसकी हुई थी 1919 में। कब हुई थी दोस्तों, 1919 में हुई थी, जस्ट मिनट, कब हुई थी, 1919 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। 1919 में इसकी शुरुआत की गई। और इसके पहले प्राध्यापक कौन बने, या एक मिनट, कहां पर हुई, वेल्स विश्वविद्यालय में हुई। और यहीं पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय राजनीति विभाग बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति विभाग पहली बार, और अध्ययन और अध्यापन चालू हो गया यहां पर, ठीक है। उसका गठन किया गया, बनाया गया। और इसके पहले प्रथम एचओडी भी कह सकते हैं आप, या प्राचार्य कह सकते हैं, प्रथम प्राचार्य, इसके प्रिंसिपल, इसके फर्स्ट प्रिंसिपल कौन थे, है ना। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ गया तो हमारे लिए दिक्कत ना हो। तो इसके प्रथम प्राचार्य कौन थे, तो उनका नाम था अल्फ्रेड
जर्मन, अल्फ्रेड जर्मन नाम था। क्या नाम था दोस्तों? अल्फ्रेड जर्मन। मेरी बात क्लियर हो पा रही है ना? प्रथम प्राचार्य थे, इनका नाम था अल्फ्रेड जर्मन। परंतु सोचने वाली बात यह है कि ये जो अल्फ्रेड जर्मन थे, इन्होंने विषय तो कौन सा पढ़ाना स्टार्ट किया? वो था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। पर पता है सबसे आश्चर्यचकित बात यह है कि ये खुद किससे संबंध थे पता है? ये इतिहासकार थे। ये रियल में कौन थे? अल्फ्रेड जर्मन एक इतिहासकार, सुना गया, इतिहासकार थे। क्लियर हुआ? अब जब इस विभाग में इसकी शुरुआत की गई, किस विभाग में? तो दोस्तों वेल्स विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग में इसकी शुरुआत की गई। इसको हम कोष्टक में बंद कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अलग से हाईलाइट हो जाए। ठीक है, इसको याद करना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, आईएमपी। तो भैया इसकी शुरुआत यहां पर हो गई, लेकिन क्या इन्होंने किस विषय को अपना बनाया अध्ययन का क्षेत्र? क्या डायरेक्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ने लग गए, या राज्यों के मध्य जो संबंध थे उनको पढ़ने लगे, या फिर युद्ध के बारे में, शक्ति के बारे में, या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में? शुरुआत कहां से हो गई? मतलब इसका केंद्रीय विषय क्या था जब ये शुरू किया गया वेल्स विश्वविद्यालय में? तो इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो इनका केंद्रीय विषय था दोस्तों राज्यों के संबंधों का अध्ययन करना। जैसे भारत के चाइना के साथ कैसे संबंध है, भारत के अमेरिका के साथ कैसे संबंध है, ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है, या ब्रिटेन और अमेरिका के मध्य कैसे संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन शुरुआत में किया गया। फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, फिर शक्ति के बारे में अध्ययन किया गया, शक्ति के बाद राष्ट्रीय हितों के बारे में अध्ययन किया गया, वो बात की बातें हैं। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत ये हुई कि भैया जितने भी राज्य हैं, राज्य मतलब कौन? स्टेट, जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, ये जो राज्य हैं, इन राज्यों का दूसरे राज्यों के साथ, जैसे भारत का अमेरिका के साथ, भारत का चाइना के साथ संबंध कैसा है, इस बारे में शुरुआत में अध्ययन किया गया। समझ आ गया? क्लियर हुआ? और उनमें भी हम किस चीज की बात करेंगे तो देखेंगे। तो वेल्स विश्वविद्यालय में यह शुरुआत की गई। अब इनका केंद्रीय विषय क्या था? जब वेल्स विश्वविद्यालय में यह शुरुआत की गई तो केंद्रीय विषय क्या था? इसका केंद्रीय विषय है वो क्या था? तो दोस्तों इसका जो केंद्रीय विषय था ना, वो था क्या? वो था राज्यों के संबंधों का अध्ययन करना। किसका? राज्यों के संबंध दो का अध्ययन करना। मतलब क्या कि एक राज्य का संबंध दूसरे राज्य से कैसा है ना? एक राज्य का संबंध दूसरे राज्यों से कैसा है, ये अध्ययन करना इसका मेन विषय था। ठीक है, कि एक राज्य का संबंध दूसरे राज्यों के साथ कैसा है, ये अध्ययन करना है ना। जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ कैसा संबंध है, भारत का चाइना के साथ कैसा संबंध है, भारत का बांग्लादेश के साथ कैसा संबंध है, इन संबंधों का अध्ययन इसके अंतर्गत शुरुआत में किया गया, शुरुआती तौर में। और अध्ययन करते समय इनकी पारंपरिक जो पद्धति थी वो यूज किया गया है, वही यूज करी इन्होंने, उसी को उपयोग में लाया। जैसे फॉर एग्जांपल परंपरागत तरीके से क्या यूज करते थे? परंपरागत तरीके से ये तीन चीजें यूज करते थे शुरुआत में। बाद में फिर शक्ति और राष्ट्रीय और बाकी जो भी चीजें हैं उनका अध्ययन किया गया। पर शुरुआत में जो थी इनकी वो क्या थी? संबंधों का अध्ययन करने के तरीके, पारंपरिक तरीके। मैं लिख भी देता हूं यहां पर, या परंपरा में जो बता रखी बातें हैं ना, पारंपरिक रूप क्या था इनका, पारंपरिक रूप क्या था इनका अध्ययन करने का। जब पढ़ाना स्टार्ट किया गया वेल्स विश्वविद्यालय में तो शुरुआत में इनकी किन चीजों पर अध्ययन करा? तो इन्होंने सामरिक जो स्ट्रेटेजी होती है जो राज्य अपनाते हैं संबंध निर्धारित करने में, है ना, तो स्ट्रेटेजी क्या है इनकी? ठीक है, सामरिक अध्ययन किया इन्होंने। फिर सैनिक शक्ति के बारे में अध्ययन किया इन्होंने। किसके बारे में अध्ययन किया? सैनिक शक्ति के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद इन्होंने कूटनीति के बारे में अध्ययन किया। कूटनीति, डिप्लोमेसी, इसको पढ़ेंगे आगे हम, बहुत ही शानदार टॉपिक है। और बहुत सारे युद्धों पर लगाम तो कूटनीति ही लगा देती है। ठीक है, या कूटनीति को आप कह सकते हैं
जो राजनयिक दृष्टिकोण होता है ना, हमारे राजदूत वहां जाते हैं, वहां के राजदूत हमारे यहाँ आते हैं, और फिर वो आपस में मिलकर के दोनों के हितों की बात करते हैं, उसके आधार पर जो है संबंध आगे बढ़ते हैं, है ना। अभी बताएंगे इसके बारे में, बहुत आगे चर्चा करनी है। या इसको हम कह सकते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण या राजनयिक दृष्टिकोण। राजनयिक दृष्टिकोण, कौन सा दृष्टिकोण? राजनीतिक। इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं शुरुआत में, फिर बाद में आप पता लगा ही लेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि भैया और किन चीजों के बारे में बात की जाती है ना। तो शुरुआती दौर में यह काम हुआ कि भैया सामरिक जो रणनीति होती है राज्यों के मध्य, उसका अध्ययन किया गया। फिर जो सैनिक है, सैन्य शक्ति, उसके बारे में अध्ययन किया गया। राज्यों के पास कितनी सेना है, उनकी सैन्य शक्तियां क्या है। फिर कूटनीति और डिप्लोमेसी, इनका प्रयोग किया गया संबंध स्थापित करने में, समझ में आ गया। लेकिन जब भी हम ये अध्ययन करना शुरू करते हैं, उसके पहले हमें आईआर में या आईपी में, आईपी मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, उसमें 4 महान बहस के बारे में बता रखा है ना। 4 महान बहस के बारे में बता रखा है कि भैया कि जब भी हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं तो हमें 4 मुख्य बहस जो चर्चाएं होती ना, उनके बारे में पता लगता है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो 4 बहस कौन सी है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पर इतना आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आया होगा। कमेंट करके आप बताएं, बाद में बताएं कमेंट करके कि भैया किस प्रकार की चीजें हैं और आपको कितना इसमें समझ में आया। ठीक है, आप बताएं, बिल्कुल क्लियर है। तो 4 बहस के बारे में पढ़ लेते भैया कि 4 बहस ऐसी कौन सी थी जिसके आधार पर हमने ये पता लगाया, है ना। ठीक, बढ़े आगे। और इसी के द्वारा आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये 4 बहस पढ़ेंगे हम बहुत डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, कि आदर्शवाद क्या होता है, यथार्थवाद क्या होता है, परंपरावाद क्या होता है और व्यवहारवाद क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम। पर पहले हम 4 बहस कौन सी है वो चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हम पढ़ते हैं क्या दोस्तों, तो जब भी हम पढ़ते हैं गुलाबी, है ना, एक गाना बना होता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, उसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन, इसका अध्ययन करते हैं हम। किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन करते हैं। अब उसके जब भी अध्ययन करते हैं हम, तो हमको कितनी 4 महान बहस के बारे में पता लगता है। 4 महान बहस जिसके आधार पर इसकी शुरुआत हुई। 4 महान जो है बहस हमें मिलती है कि भैया कुछ बोलते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति होनी चाहिए वो आदर्शवादी होनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं यथार्थवादी होनी चाहिए, कुछ बोलते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं कि परंपरावादी होनी चाहिए, समझ आया। कुछ व्यवहारवादी बताते हैं, कुछ प्रत्यक्षवादी बताते हैं, कुछ अप्रत्यक्षवादी बताते हैं, और कुछ में मार्क्सवाद बताया जाता है। तो अलग अलग बहुत सारी इसकी क्या है दोस्तों, मॉडल्स हैं या बहुत सारे। तो उसको बहस के द्वारा हम पहले समझेंगे, उसके बाद हम मॉडल्स पे जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कितनी है, 4 बहस है टोटल। क्या क्या नाम है उनके भैया? तो उनके नाम है 4 इस प्रकार से। 4 बहस है, ठीक है। तो 4 बहस कौन सी है? पहली है, पहली का नाम है प्रथम। प्रथम कौन सी है? तो प्रथम का नाम है आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, लिबरल इंटरनेशनलिज्म वर्सेस रियलिज्म, ऐसा बोल सकते हैं हम इसको, है ना। आदर्शवाद बनाम वर्सेस आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, एक ये मिलती है हमें। और इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो लगभग ये बहस चलती कब तक? 1930 से लेकर तो 1950 तक, है ना। यह बहस चलती कब तक? तो 1930 इसका समयकाल बताया जाता है, यहां से शुरुआत होती है और 1950 तक ज्यादा चरम पर पहुंचती है। फिर दूसरी कौन सी है? दूसरी भी भैया इसी प्रकार की, उसमें परंपरावाद आ जाता है और व्यवहारवाद, जो परंपरागत तरीके से और अभी वर्तमान में
जो व्यवहारवाद है, जो रियलिटी है, उस पर बात करते हैं, है ना। परंपरावाद, परंपरावाद बनाम व्यवहारवाद। यहाँ कोटिल्य वगैरह सब पढ़ेंगे हम। परंपरावाद बनाम व्यवहारवाद, ये भी लगभग 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुई, है ना, ये बहस शुरू हुई। और इसके बाद कौन सी आई, जो तीसरी बहस है उसके बारे में बोला जाता है यथार्थवाद और उदारवाद के मिक्सचर, और इनके विरुद्ध में कौन है, मार्क्सवाद। ठीक है, तो यथार्थवाद, उदारवाद बनाम इनके विरुद्ध में कौन है, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, देखिए यथार्थवाद, सॉरी प्रत्यक्षवाद बनाम मतलब वर्सेस अप्रत्यक्षवाद या उत्तर प्रत्यक्षवाद, सॉरी उत्तर पोस्ट प्रत्यक्ष प्रत्यक्षवाद, है ना। पोस्ट पॉजिटिविज्म इसे कहा जाता है ना, एक होता पॉजिटिविज्म और एक होता पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो ये चार महान बहस हमें मिलती है, इनके बारे में पूरा डिटेल से हम चर्चा करना है। भैया आदर्शवाद क्या होता है ना, यथार्थवाद क्या होता है, पूरी डिटेल में हम पढ़ेंगे। पर मुझे आशा है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। बताइए कमेंट करके, फिर एक एक करके हम देख लेते हैं भैया, या शॉर्टकट में दो तीन चीजें हम जान ही लेते हैं, क्योंकि पूरा पढ़ना है। आदर्शवाद क्या होता है पूरा, इसके थिंकर क्या थे, इस पर किन किन लोगों ने किताब लिखी, है ना, ये किन किताबों में इसके बारे में बात कही गई है, वो सारी बातें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो मोटे तौर पर मैं कहूँ कि भैया जब भी आदर्शवाद शब्द आता है, कौन सा शब्द, आदर्शवाद, आदर्शवाद शब्द आता है, तो आदर्शवाद शब्द जब भी आता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है शांति और सहयोग की बात करेगा। ये लड़ाई झगड़े की बात नहीं करेगा। जैसे हमारे घर में होता है ना, क्या बोलते हैं कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किसी भी बड़े से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, है ना, विवेकवान बने, ईमानदार बने, सत्यनिष्ठ बने, सत्य बोले। ये क्या है, ये आदर्श है, समझ गया। लेकिन क्या रियल लाइफ में हम इसका पालन करते हैं क्या, हकीकत में हम इसका पालन नहीं करते, समझा गया। अब पाकिस्तान परमाणु बम लेके हमारी तरफ खड़ा है, तो हम क्या शांति की बात करेंगे, या क्या वो शांति की बात कर रहा है हमसे, तो क्या होगा, हम यथार्थवादी बन के रहें, है ना। तो आदर्शवादी बोलते हैं शांति और सहयोग की बात, किसकी बात करते हैं, ये सब दूर होना चाहिए, क्या सब दूर होना चाहिए, शांति, अमन और चैन। कोई भी संबंध अगर खराब भी हुए हैं तो शांति से सुलझाए जाएं, कैसे सुलझाएं, शांति, ठीक है, और सहयोग से। तो शांति और सहयोग के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमें अध्ययन भी इसका करना चाहिए और संबंध भी इसी आधार पर निर्धारित करने चाहिए। एक होता है यथार्थवादी, जिसमें जो हमने पीछे बात करी, अभी इस पर डिटेल में बात करना है ना, पर मैं केवल अभी शब्द समझा रहा हूं आपको। यथार्थवादी जो रियलिज्म की बात करते हैं। अब यथार्थवादी का मतलब क्या, जो वास्तव में है, जो वास्तव में घटित हो रहा है ना, वास्तविकताओं को ध्यान में रख करके काम किया जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मिर्जापुर वेब सीरीज देखी होगी, तो मिर्जापुर में धड़ल्ले से गालियों का प्रयोग होता है, पता है ना। अब आदर्शवाद ये बोलता है गाली नहीं देना चाहिए, कभी भी किसी को गाली नहीं देना चाहिए, ये आदर्शवाद हो गया। लेकिन यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद क्या है, जो समाज का वास्तविक आईना दिखाता है। समाज में जितने भी लोग हैं वो गालियों का धड़ल्ले से प्रयोग करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते होंगे, है ना, नहीं करना चाहिए, ये आदर्शवाद है। करते हैं, ये यथार्थवाद है, समझ गया, ये क्या है, यथार्थवाद। तो अगर पाकिस्तान मिसाइल लेके खड़ा है तो हमें भी अपनी मिसाइल तैयार करना पड़ेगी। चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है तो हमें शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ेगा, वो कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा, समझ में आया। तो यही कहलाता है यथार्थवाद, कि जो हमारी वास्तविकताएं हैं उसको ध्यान में रह करके निर्णय लिए जाएं। इसमें बहुत महान राइटर आएंगे जिनका नाम है मार्गिन थाऊ,
हम पढ़ेंगे जब ये पूरा पढ़ेंगे तब, ठीक है। तभी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। अब यथार्थवाद में क्या है, तो इसमें शक्ति की बात करेंगे। किसकी बात करें, शक्ति, शक्ति के बारे में अध्ययन। ये शक्ति, शक्ति की सब दूर शक्ति की बात करता रहेगा यथार्थवाद। क्लियर हुआ, बात समझ आई मैंने क्या कहा, क्लियर हुआ, ठीक। एक और आता है परंपरावाद, दोनों को साथ में पढ़ लेते हैं क्योंकि बाद में इसको डिटेल में पढ़ना ही है हमें। परंपरावाद, बनाम परंपरावाद बनाम क्या होता है, व्यवहारवाद, जो व्यवहार में चीजें लाई जा सके। व्यवहारवाद, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, पर अभी मोटे तौर पर ये समझें कि जो ये है परंपरावाद और व्यवहारवाद, ये किस पर बात करते हैं, इनका मुख्य मुद्दा क्या है ना, इनका मुख्य विषय क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है जिस पर ये अलग से विषय बना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ये अलग से विषय के रूप में पढ़ रहे हैं इसको, अलग से टॉपिक के रूप में इसको पढ़ रहे हैं, क्या कारण है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य मुद्दा क्या है इसका, तो इसका मुख्य मुद्दा है दोस्तों कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कानून विकसित करना संभव है। क्या है इसका मुख्य मुद्दा, क्या अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध के कानून है, कानून बनाएं और उस कानून के अकॉर्डिंग सारे संबंध निर्धारित करें क्या, जैसे कि आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से हमारे संबंध कैसे रहे, तो उसके लिए कानून बनाए जाए, अर्थात जितने भी राज्य हैं वो आपस में अपने संबंध किस प्रकार से निर्धारित करें, इसके लिए कानून होना चाहिए क्या, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। मतलब कानून के माध्यम से संचालित हो सारी चीजें, जब उसका अध्ययन किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो वो परंपरावाद और व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, पर इसमें अंतर है, हम बात करेंगे आगे उस पर, ठीक है। तो क्या बात बोल रही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय क्या अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, है ना, क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में, या अंतर्राष्ट्रीय संबंध, एक मिनट, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, संबंधों के कानून, उनके लिए कानून विकसित करना चाहिए, ये बात है ना, संबंधों के, संबंधों के कानून विकसित करना चाहिए, यह प्रश्न है, इस पर अध्ययन करते हैं। इन पर अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, या विकसित करना संभव है, करना चाहिए, या संभव है क्या संबंध बनाना, ये कानून बनाना संभव है क्या संबंध बनाने के लिए, यह प्रश्न, इस पर यह अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगली बात ये आती है परंपरावाद बनाम व्यवहारवाद, इसके अलावा और कौन सी बातें आती है, तो आती है यथार्थवाद और उदारवाद, है ना, तथा इसके विरुद्ध में कौन है, मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद किसकी बात करता है, जिसे यथार्थवाद और उदारवाद तो हम समझ गए, उदारवाद बात कर रहा है शांति और सहयोग की, यथार्थवाद बात कर रहा है शक्ति की, ठीक है। तो मार्क्सवाद किसकी बात करता है, मार्क्सवाद बात करता है दोस्तों आर्थिक संदर्भ, है ना, आर्थिक संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या, मतलब अर्थ को, है ना, अर्थ को वो केंद्र में ले आता है, मनी को केंद्र में ले आता है, उसके आधार पर या संसाधनों के आधार पर वो क्या करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध निर्धारित होते हैं उसके बारे में बात करता है ना, कौन, मार्क्सवाद दोस्तों। तो इसको साथ में भी ले सकते हैं, बाकी ये दोनों तो आपको पता ही है, तो मैं इसके बारे में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, मार्क्सवाद के बारे में, ठीक है। तो ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, तो यथार्थवाद
उदारवाद बनाम वर्सेस कौन है, मार्क्सवाद। एक चौथी भैंस है ना, मार्क्सवाद, सॉरी तीसरी भैंस है। तो मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद किसके बारे में बात करना चाह रहा है, तो ये बहस शुरू हुई थी 1970-80 के दौरान, 1970-80 के दौरान। और ये आर्थिक आधार पर या आर्थिक संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करने के पर जोर देता है। ठीक है, आर्थिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में आर्थिक संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की व्याख्या करता है। किस संदर्भ में करता है, आर्थिक संदर्भ में, यहां पर चर्चा की जाती है। क्लियर है। एक और आता है हमारा प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद। चलिए प्रत्यक्षवाद पढ़ लेते हैं, है ना, अप्रत्यक्ष पढ़ने में आसानी होगी। तो एक और बहस निकली जो 1980 के दौरान पीछे लिखी चुका हूं मैं। तो भैया प्रत्यक्षवाद क्या बात करता है, प्रत्यक्षवाद को अगर आपको समझना है तो ये बात करेगा किस पर दोस्तों, इसको आप प्रकृतिवाद भी कह सकते हैं या तर्कवाद, जो प्रकृति और तर्क पर बात करता हूं, है ना, उसके उस पर भी नाम दे सकते हैं आप। ये बात करता है वास्तविक ज्ञान के बारे में, कि वास्तविक जो ज्ञान है या वास्तविकता जो है उसको ज्ञान, प्रयोगों और टिप्पणियों के माध्यम से कैसे साबित करें हम। जो रियलिटी है ना, जो हमारे सामने पूरी जो अभी समाज का ढांचा है, जैसे वास्तविकता क्या है कि बांग्लादेश में हिंसा हो रही है ना, या हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, खासकर म्यांमार, बांग्लादेश, यहां पर क्या हुआ, यहां पर सरकारें गिर गई, सैन्य शासन स्थापित हो गया, ये वास्तविकता है। अब उसको सही से हम कैसे साबित करें, तो उसको सही साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ज्ञान का, प्रयोगों का कुछ टेस्ट लेने पड़ेंगे, उनके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां आदि का माध्यम से हम क्या करेंगे, उसको सही साबित करेंगे। सुना गया कि इस वजह से हुआ, क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे, शासन क्यों फेल हुआ, सुना गया, और इसके परिणाम क्या रहे, उसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, ये सारी बातें कुल मिलाकर। तो वास्तविकता को ज्ञान, प्रयोगों और टिप्पणियों के माध्यम से सही साबित करने का प्रयास प्रत्यक्षवाद में करते हैं। ये ऐसी ज्ञान की दुनिया के बारे में बात करता है जो भावनाओं में बेकर की बात नहीं होती, मूल्यों और जितने भी हमारे पूर्वाग्रह हैं उनसे मुक्त होकर बात की जाती है इसमें। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि ये प्रत्यक्षवाद करता क्या है। तो प्रत्यक्षवाद में पहली बात होती है क्या, फर्स्ट बात जो होती है वो क्या होती है, फर्स्ट बात जो होती है इसके अंतर्गत वो ये है कि वास्तविकता जो है, जो रियलिटी हमारे सामने हो रही है, वास्तविकता, जो वास्तविकता है, वास्तविकता को ज्ञान, जो नॉलेज है ना, प्रयोग एंड टिप्पणी के माध्यम से सही साबित करना। यह काम करता है एक तो, टिप्पणी के माध्यम से सही साबित करना। यह काम है प्रत्यक्षवाद का। ठीक है, तो इसके आधार पर हम करें, और ये इसके अनुसार, किसके अनुसार, प्रत्यक्षवाद के अनुसार ये ऐसी ज्ञान की दुनिया की बात करता है जहां पर कोई भावनाएं नहीं होती, कोई मूल्य नहीं होते और कोई पूर्वाग्रह नहीं होते। इन सब से हटकर हम बिना पूर्वाग्रह से, बिना मूल्यों से और भावनाओं, बिना भय, हम किसका अध्ययन करते हैं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। ये उसके बात करता है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है ना, डायरेक्ट जो हो, हम बोलते हैं ना जो प्रत्यक्ष हो वही प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष हमें दिख रहा है वही प्रमाण है। ये दुनिया हमें वास्तविक लगती है क्योंकि हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें दिख रही है। पर शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब कि वो क्या बता रहे हैं हमारे शंकराचार्य जी, कि भैया जो दुनिया आपको दिख रही है ना, ये केवल भ्रम है, भ्रम है, भ्रम, इल्यूशन है।
वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो क्या है, तो वास्तविकता केवल ब्रह्म है, जो सर्वोच्च चेतना होती है हमारी ज्ञान, उसी को उन्होंने क्या माना, सत्य माना। लेकिन उसका उल्टा है प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद ये बोलना चाह रहा है कि ना भावनाएं होती है, ना मूल्य होते हैं, ना पूर्वाग्रह, इनसे हटकर अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है उनका अध्ययन किया जाता है। समझ आ गया? तो ये ऐसी दुनिया के बारे में बात करता है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, इसके अनुसार किसके अनुसार, प्रत्यक्षवाद के अनुसार। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, एक ऐसी ज्ञान की दुनिया, एक ऐसी ज्ञान की दुनिया एक ऐसी ज्ञान की दुनिया जो जो किससे परे हो, मूल्यों से, भावनाओं से, जो भावनाओं, मूल्यों, जो वैल्यूज है हमारी, है ना, जो भावनाओं, मूल्यों और साथ में क्या, भावना और मूल्यों के अलावा पूर्वाग्रह, उसके बारे में ये बताता है। पूर्वाग्रह से मुक्त हो, उसके बारे में अध्ययन पर जोर देता है प्रत्यक्षवाद। क्लियर है? मतलब वास्तविकताओं के बारे में ज्यादा बात करता है। क्लियर हुआ? जो हमें दिखता है। क्लियर? इसका थोड़ा सा विपरीत है उत्तर प्रत्यक्षवाद, है ना, क्या नाम है इसका, प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं इसको पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना, पोस्ट पॉजिटिविज्म इसे कहा जाता है। और ये, इसकी बात कब से शुरू हुई, तो ये 1980 के दशक के बाद शुरू हुई इसकी बात, या 1980 के दशक में। इसकी शुरुआत कब हुई, 1980 के दशक में। इसका प्रारंभ है 1980 के दशक में। किसका, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद का। ये किसकी बातें करता है, तो ये अपने अध्ययन में आलोचना का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, आलोचना का। और इसने क्या किया, सीधा सीधा इसने भैया, इसने डायरेक्ट क्या किया, इसने प्रत्यक्षवाद को चुनौती दी। जो ये बात कर रहा है ना ऊपर वाला, उसको मना किया, प्रत्यक्षवाद को चुनौती दी। क्योंकि प्रत्यक्षवाद किसको नकार रहा है, वो भावनाओं को नकार रहा है, वो मूल्यों को नकारता है, वो पूर्वाग्रह को नकारता है। लेकिन उत्तर प्रत्यक्षवाद ऐसा नहीं करता, ये मूल्यों को भी समाहित करता है अपने अध्ययन में। सुना गया? और अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो है मूल्यों के आधार पर भी जो संबंध स्थापित होते हैं, ये बात कौन कर रहा है, ये करता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। अब इस पर बात करेंगे डिटेल में आगे। ठीक है, एक मिनट। तो प्रत्यक्षवाद को क्या दी इन्होंने, प्रत्यक्षवाद को चुनौती दी। प्रत्यक्षवाद को इन्होंने क्या दी, चुनौती दी दोस्तों। ठीक है, और ये किस पर जोर देता है, मुख्यतः मुख्यतः बल किस पर देता है, ये मुख्यतः बल देता है रचनावाद। आगे पढ़ेंगे क्या होता है पूरा, रचनात्मक वाद, नारीवाद, या नारीवादी सिद्धांत है ना, उन पर बल देता है। पर्यावरणीय मुद्दे जो अभी चर्चा में चलते हैं लगातार, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, या आलोचनात्मक सिद्धांत, उन पर जोर देता है। आलोचनात्मक सिद्धांत उन पर बल देता है। ठीक है, या उत्तर संरचनावाद पर बल देता है।
ये सब क्या है हम पढ़ेंगे आगे, अभी तो केवल मैं बेहस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इन शब्दों को बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में। ठीक है, उत्तर, संरचनावाद आदि, etc, इन सभी को हमें पढ़ना है। ठीक है, पूरी तरह से पढ़ना है। क्लियर हुआ? हाँ, जो छुपी हुई अवधारणा होती है उस पर ये ज्यादा बल देता है। ठीक है, सिद्धांतों में जो छुपी हुई अवधारणाएं होती है उन पर ये बहुत ज्यादा बल देता है। अगर अच्छा इसका दृष्टिकोण भी जानना है तो इसका दृष्टिकोण क्या है भैया, किस दृष्टिकोण से या किस अप्रोच के साथ इसमें अध्ययन किया जाता है? तो दृष्टिकोण कैसा है इसका? आलोचनात्मक, है ना। आलोचना का आत्मक का मतलब ये नहीं है केवल आलोचना करना। आलोचनात्मक का मतलब ये होता है भैया कि किसी भी विषय के बारे में उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं वो भी बताना और उसके नकारात्मक पक्ष है वो भी बताना, और दोनों के बताने के बाद उसका निष्कर्ष बताना क्या होना चाहिए, यह कहलाता है आलोचनात्मक अध्ययन। ठीक है, तो ऐसा मत समझना कि आलोचना करना भैया किसी की बुराई करना, वो नहीं है। यहां पर क्या मतलब इसका कि भैया हमें किसी भी विषय के दोनों पक्षों को देखना है, हमें उसके सकारात्मक पक्ष को भी देखना है, उसके नकारात्मक पक्षों को भी देखना है, और साथ ही साथ दोनों के अलावा फिर उसका एक शानदार निष्कर्ष उस पर काम करना है। इसी को बोलते हैं आलोचनात्मक अध्ययन। ठीक है, और चिंतनशील है। क्या है? चिंतनशील। कैसा है? चिंतनशील। इसका दृष्टिकोण कैसा है? चिंतनशील, चिंतन मनन करता है भैया। जो मुद्दे हैं, जो वास्तविकता है, उन पर क्या किया जाता है? चिंतन मनन किया जाता है। और मूल्यों को अलग नहीं रखता, मूल्यों को भी ये अपने विषय में सम्मिलित करता है। मेरी बात समझ नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। कल हमारी मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर आप सभी लोगों को सफल बनाए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगी जल्दी ही। हम टेलीग्राम चैनल अभी बनाएंगे और व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बना लेंगे, है ना, जैसे आप जुड़ते जाएंगे वैसे, और फिर वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्द। ठीक है, तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, है ना। इसी के साथ हम बेहतर तैयारी करते रहेंगे। ये हमारी शुरुआत है, केवल आगे तक जाना है। ठीक है, बहुत आगे तक जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, मिलते हैं कल। ठीक है।